कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट क्लासेस से लगातार वीडियो और अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक एवं सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो आइए हम देखते हैं, आज जो है 10वीं की गणित में हमारा टॉपिक है बहुपदों का गुणनफल। बहुपदों का जो है गुणनफल हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो बहुपदों के गुणनफल प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो है 3 विधियां हैं। पहला जो है बहुपदों में से उभयनिष्ठ निकालकर गुणनफल प्राप्त करना। जैसा है नंबर पहला जो है हमने यहाँ पर देखा है उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंड प्राप्त करना। इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है, एक उदाहरण के द्वारा आपको बता रहे हैं। जैसे एक उदाहरण है, एक बहुपद है 12x धन 4x का वर्ग का गुणनफल प्राप्त कीजिए, गुणनखंड प्राप्त कीजिए। इसका हम हल देखते हैं। आइए, जैसे है हमने सबसे पहले हल लिखा। हल लिखने के बाद 12x धन 4x का वर्ग लिख लिए बराबर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का जो गुणांक है उसका हम जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। जैसे 12 है, 12 का 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित x, 4x का घात 2 है उसका हम 2 गुणित 2 गुणित x गुणित x। इस प्रकार से हम जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इन अभाज्य गुणनखंड x में से जितने भी उभयनिष्ठ पद हैं उस उभयनिष्ठ पद को हम जो है उभयनिष्ठ लेते हैं। जो भी पद उभयनिष्ठ हैं उसको हम कॉमन लेकर बाहर निकाल लेते हैं। जैसे जो है उभयनिष्ठ है तो 2x उभयनिष्ठ लेने के बाद हमारे पास बचता है प्रथम पद में 3 और द्वितीय पद में x। इस प्रकार 2 गुणित 2 गुणित x गुणित 3 धन x, 2 गुणित 2 2 दूने 4 होता है, 4x गुणित 3 धन x। इस प्रकार हम जो है प्रथम विधि का उपयोग करके आसानी से हम जो है गुणनखंड जो है प्राप्त कर सकते हैं। यदि बहुपद में कुछ पद ऐसे हैं जो हमको अभाज्य गुणनखंड करने पर लगता है कि प्रत्येक पद में से कुछ चीजें उभयनिष्ठ है, तो इस विधि का उपयोग करके हम जो है बहुपद का गुणनखंड निकाल सकते हैं। आइए हम दूसरे विधि को देखते हैं। बहुपदों में गुणनफल प्राप्त करने की दूसरी विधि है हमारी जो है सर्व समीकरणों के उपयोग से गुणनखंड प्राप्त करना। सर्व समीकरण हमारे पास जो है बीजगणित में 3 प्रकार के हम सर्व समीकरण अभी तक देखे हैं। ऐसा है हमारा पहला a² + 2ab + b² बराबर a + b का घात 2। a + b का घात 2 को हम a + b गुणित a + b लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया। दूसरा है a² - 2ab + b² बराबर a - b पूरे का घात 2। a - b पूरे घात 2 को भी हम जो है a - b गुणित a - b के रूप में लिख सकते हैं। और तीसरा है a का घात 2 ऋण b का घात 2 बराबर a + b गुणित a - b। इस प्रकार से हम इन तीनों सर्व समीकरणों के उपयोग से हम गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल x² - 4 का गुणनखंड प्राप्त करो, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस प्रकार हल हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है x² - 4 बराबर x² - 4। पहले देखते हैं कि किस प्रकार से हो सकता है। यदि हम इस प्रकार सर्वसमीकरण को उपयोग में अब करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा जो दिया हुआ है पद वो क्या स्क्वायर में आ सकता है क्या। अगर प्रथम और अंतिम पद स्क्वायर में आ सकता है, पहले उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं x² और ये हो जाएगा -2²। अब हम देखते हैं कि हमारे 3 सर्व समीकरण में कौन सी सर्व समीकरण लागू होता है। तो ये हमारे जो तीसरे सर्व समीकरण में लागू होता है। तीसरे सर्व समीकरण लागू होता है तो हम इसको लिख सकते हैं x धन 2 गुणित x ऋण 2। इस प्रकार से इस जो है बहुपद का गुणनफल जो है गुणनखंड 2 गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया, x धन 2 और x - 2। दूसरा हम जो है एक उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल 2 x² धन 6x धन 9। ये हमारा देख रहे हैं हल। हमारे जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि यदि हमको सर्व समीकरण का उपयोग करना है तो प्रथम पद जो केवल x वाला पद है, x² वाला पद है, और अंतिम पद जो बिना x वाला पद है, इन दोनों पदों का जो है दोनों पदों के जो है
ये देखते हैं कि क्या ये वर्ग हो सकता है, वर्ग वाली पद है क्या। तो ये अगर हम है तो पहले इसको वर्ग वाले पद में कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं। x का वर्ग धन 6x धन 9 बराबर x घात 2 धन 2 गुणित 3x धन 3 का घात 2। इस प्रकार से हम इसको वर्ग में बदल लिए। साथ ही यदि ये वर्ग में हम बदलने लायक है तो हम इसको जो है इस रूप में भी 2ab वाले फार्म भी हम बदल सकते हैं, जैसे 2 गुणित x गुणित 3। तो ये क्या है 2ab वाले फार्म में चेंज हो गया। अब ये हमारा फार्म पहला सर्वसमीकरण से मेल खाता है, हम इसके बराबर लिख सकते हैं। पहला पद है हमारा सर्वसमीकरण, देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, a और b, a b आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x धन 3 पूरे का घात 2 बराबर हो जाएगा x धन 3 गुणित x धन 3। इस प्रकार से हम जो है इन सर्वसमीकरणों को उपयोग से हम किसी दिए गए बहुपद का गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जो है बहुपद की तीसरी विधि को देखते हैं, बहुपद गुणनखंड प्राप्त करने की तीसरी विधि। तीसरी विधि है हमारा जो है मध्यपद को तोड़कर गुणनखंड प्राप्त करना। मध्यपद जैसा है इस प्रकार के बहुपद का जो रूप होता है वो ax का घात 2 धन bx धन c के रूप का होता है। इस बहुपद के मध्यपद अर्थात bx गुणांक जो है, इस बहुपद के मध्यपद गुणांक bx जो है, bx के गुणांक जो है b, मध्यपद bx के गुणांक b को b1 और b2 में इस प्रकार तोड़ेंगे। b को b1 b2 में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि b बराबर b1 प्लस b2 हो, अर्थात b1 और b2 को जोड़ें तो हमको b प्राप्त हो। और दूसरा है b1 और b2 को गुणा करें तो a गुणित c हो, अर्थात प्रथम पद और अंतिम पद के जो गुणांक हैं उन गुणांकों को गुणा करने पर b1 गुणित b2 प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार हम ये दो प्रकार का जो हम नियम है, शर्तें हैं, उसका अगर पालन करेंगे या फिर पालन होता है दिए गए बहुपद में तो हम उस बहुपद को आसानी से जो है हम तोड़ सकते हैं। आइए हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं किस प्रकार के बहुपद को हम जो है किस प्रकार से तोड़ा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, x घात 2 धन 5x धन 6 का गुणनखंड प्राप्त कीजिए। गुणनखंड प्राप्त कीजिए। हम देखते हैं यहाँ पर हम हल लिखेंगे। हल के बाद क्या है x² धन 5x धन 6 बराबर। यहाँ मैं एक बात और यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ कि इस बहुपद में इसके पहले जो हम जो सर्वसमीकरणों के उपयोग से जो बहुपद हम हल करते थे उसमें हम देखते थे कि ये अंतिम पद है, बिना x वाला जो पद है वो जो है वर्ग के रूप में होता था, लेकिन यहाँ 6 किसी का भी वर्ग नहीं है। इसका मतलब है हम इसका जो है गुणनखंड प्राप्त करने के लिए सर्वसमीकरण का उपयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि पहला जो हमारा विधि था उसमें हम कुछ उभयनिष्ठ पद बाहर निकालते थे। उभयनिष्ठ पद बाहर निकालने के लिए यहाँ पर उभयनिष्ठ भी होना चाहिए। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद में जो है तीनों में कोई भी ऐसा जो है गुणांक उभयनिष्ठ नहीं है। अतः जो है हम मध्य पद को तोड़कर ही इसका गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार में हम जब देख रहे हैं कि इसका जो है मध्य पद है हमारा, मध्य पद का गुणांक जो है गुणांक 5 है। 5 को जो है किस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुणनफल हमारा जो है पहला जो है यहाँ पर 1 है, पहला पद का 1 गुणित अंतिम पद है 6 बराबर 6 होना चाहिए। और ये 6 का गुणनखंड कितने जो होता है तो 6 का जो है हम ये लेंगे 6 का गुणनखंड क्योंकि गुणा करके हम प्राप्त कर रहे हैं तो गुणनखंड यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। तो 6 का हम यदि हम गुणनखंड ले रहे हैं गुणनखंड तो ये हो जाएगा 1 गुणित 6 बराबर 6, 2 गुणित 3 बराबर 6, 3 गुणित 2 बराबर 6 और 6 गुणित 1 बराबर 6। हमको क्या है इन दोनों को गुणा करने पर 6 प्राप्त होना चाहिए, साथ में जोड़ने पर 5 प्राप्त होना चाहिए। देखिए यहाँ पर यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमको 7 प्राप्त हो रहा है,
ये जोड़ रहे हैं 5 प्राप्त हो रहा है, इसको भी जोड़ने पर 5 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर जोड़ने पर 7 प्राप्त हो रहा है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने पर हम 5 और यहाँ पर जोड़ने पर हम 5 प्राप्त हो रहा है, तो हम जो है मध्य पद 5 को जो है इस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं कि हमारा जो है जोड़ने पर 5 प्राप्त हो, गुणा करने पर 6 प्राप्त हो। तो हम 2 और 3 के जो है गुणनखंड में इसको तोड़ा जा सकता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं x घात 2 धन 3 धन 2 x धन 6 बराबर x का वर्ग धन 3x धन 2x धन 6। कोष्टक हमने जो यहाँ पर हटा दिया। कोष्टक हटाने के बाद अलग अलग ब्रैकेट्स में ले लेते हैं, कोष्टकों में लेते हैं। x का वर्ग धन 3x एक कोष्टक में ले लिए और यहाँ पर है 2x धन 6 दूसरे कोष्टक में ले लिए। जो उभयनिष्ठ अंदर में बचा हुआ है, जैसे हम प्रथम विधि में बताए थे उभयनिष्ठ लेना, उस प्रकार है उभयनिष्ठ बचा हुआ है, उसको हम जो है बाहर निकाल लेते हैं x और ये हो जाएगा x धन 3। यहाँ पर भी उभयनिष्ठ हमारा जो मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, क्योंकि 6 को हम जो है 2 गुणित 3 के रूप में रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ निकालने पर यहाँ पर बचा 2 और 2 तिया 6 होता है, इसलिए 3 बच गया। अब इस पद और इस पद में उभयनिष्ठ हम लेते हैं, तो यहाँ पर हम उभयनिष्ठ लेंगे x धन 3 उभयनिष्ठ है, तो हमारा बचा हुआ पद हो गया x धन 2। इस प्रकार हम जो है मध्य पद को तोड़कर हम जो है गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुपद के गुणनफल का एक और उदाहरण दे देते हैं हम। जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है 6x घात 2 ऋण 5x ऋण 6 का गुणनखंड प्राप्त कीजिए। इसका गुणनखंड हम जो है कैसे प्राप्त कर रहे हैं, एक बार पुनः मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम जो है हल लिखेंगे, हल लिखे 6x घात 2 ऋण 5x ऋण 6 लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं मध्य पद, यहाँ पर जो है 6x घात 2 ऋण 5x ऋण 6 में मध्य पद ऋण 5x है। मध्य पद के गुणांक को हम लेते हैं, तो गुणांक जो है ऋण 5 आ जाएगा। और प्रथम पद एवं अंतिम पद के गुणांक अगर हम गुणा करते हैं, प्रथम पद का गुणांक 6 है, अंतिम पद का गुणांक ऋण 6 है, दोनों के यदि हम गुणा करते हैं तो 6 गुणित ऋण 6 बराबर ऋण 36 आता है। हमको मध्य पद को तोड़ने के लिए हमने जैसे पहले फार्मूला बताया है कि b को जो है b1 प्लस b2 के रूप में तोड़ते हैं। जोड़ने पर b1 प्लस b2 b के रूप में आता है और गुणा करने पर a गुणित c के रूप में आता है। यहाँ पर a गुणित c का जो गुणनफल माइनस 36 है, तो हम सबसे पहले जो है 36 का गुणनफल देखते हैं। 36 के गुणनफल अगर हम देखेंगे तो 1 गुणित 36 बराबर हमारा जो है 36 होता है। उसी प्रकार 2 गुणित 18 बराबर भी 36 होता है, 3 गुणित 12 बराबर भी 36 होता है और 4 गुणित 9 बराबर भी हमारा जो 36 होता है और 6 गुणित 6 बराबर भी हमारा जो है 36 होता है। क्योंकि यहाँ पर जो है ऋण 36 है, इसलिए हमारा जो है ऋण 36 का गुणनफल ज्ञात करने के लिए किसी एक पद में हम जो है ऋण लगाना पड़ेगा। तो हमने जो है क्योंकि हमको ऋण प्राप्त हो रहा है, इसलिए बड़े पद में हम जो है ऋण लगा रहे हैं। ऋण 36 ऋण 18 ऋण 12 ऋण 9 और ऋण 6। इस प्रकार हम जो है सभी का हम जब गुणनफल प्राप्त करते हैं तो ऋण 36 आता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों को जोड़ने पर हमको b प्राप्त होना चाहिए, b अर्थात -5 प्राप्त होना चाहिए। -5 प्राप्त किसमें होगा, तो यह पहले हम एक ऋण 36 करेंगे तो यहाँ पर ऋण 35 आता है, 2 ऋण 18 करेंगे ऋण 16 आता है, 3 ऋण 12 करेंगे तो ऋण 9 आता है, 4 ऋण 9 करेंगे तो ये ऋण 5 आता है। अर्थात हमको यही पद चाहिए। हम जो है ये b को ऋण 5 को 4 और ऋण 9 के रूप में लिखेंगे। जोड़ने पर हमारा जो है देखिए ऋण 9 धन 4 बराबर ऋण 5 आ रहा है और गुणा करने पर हमारा ऋण 36 आ रहा है। तो हमको जो है ये गुणनखंड प्राप्त हो गया, ये गुणनखंड प्राप्त हो गया। इसका उपयोग कैसे करेंगे, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं 6x घात 2 ऋण 5x ऋण 6 में ऋण 5 को हम कोष्टक में लिख लेते हैं क्योंकि यह मध्यपद गुणांक है। ऋण 5 बराबर हमने क्या लिखा है, ऋण 5 बराबर ऋण 9 धन 4, तो हमने यहाँ पर ऋण 9 धन 4 लिख दिया। फिर कोष्टक हटाया ऋण 9x धन 4x, फिर दो पदों को एक साथ एक कोष्टक में रख लिए। रखने के बाद हम इसका जो है इनके गुणांकों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए और अभाज्य गुणनखंड रखकर हम उनमें से जो है अभाज्य गुणनखंड रखेंगे तो 6x घात 2 का हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित x गुणित x, 9x का 3 गुणित 3 गुणित x
उसी प्रकार 4x ऋण 6 का क्या हो जाता है 2 गुणित 2x ऋण 2 गुणित 3। और इसमें से अब हम क्या करेंगे उभयनिष्ठ पदों को बाहर ले लेंगे। उभयनिष्ठ पद यहाँ पर आ जाएगा 3 इसमें है, इसमें भी 3 है, इसमें x है, इसमें भी x है, बाकी इसमें 2 है, इसमें एक और 3 है, तो उभयनिष्ठ नहीं है। इस प्रकार हम जो है 3x हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर जो है कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर हमारा बचा है 2x, यहाँ पर 3x, यहाँ पर भी 3x कॉमन निकाल लिए हैं, तो बचा है 2x यहाँ से और यहाँ से बचा है 3 धन यहाँ पर आ गया। यहाँ पर से हम क्या है यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, उसके बाद और कोई भी पद कॉमन नहीं है तो हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x ऋण 3, तो यहाँ पर बचा 3x 2x ऋण 3 धन 2 गुणित 2x ऋण 3। इस प्रकार हमको 2 पद प्राप्त हो गए, एक पद ये है और एक पद ये है। हम एक और चीज देखते हैं कि जब भी इस प्रकार से हम जो है कॉमन जब निकाल लेते हैं तो इन दोनों खंडों में कोष्टक के अंदर में जो चीजें रहती है वो दोनों में उभयनिष्ठ होता है। उन उभयनिष्ठों को दोनों भाग में से कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2x ऋण 3 है, 2x ऋण 3 है, इसको हमने जो है कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचा है 3x धन 2, ये 3x धन 2। इस प्रकार जो है 6x का घात 2 ऋण 5x ऋण 6 का गुणनखंडों में टूट गया 2x ऋण 3 और 3x 2। इस प्रकार हम जो है बहुपद का गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं।